मैनचेस्टर पिकाडिली गार्डन में 230 फुट ऊंचा स्टार फ्लायर झूला है जो इतनी बुलंदी पर बुलंदी से ही नाजा है। अमरहा देखोगी कि 230 फुट की बुलंदी से मैनचेस्टर कैसा लगता है। यूनी के बाग में गुमसुम बैठा देखकर वीरा ने करीब आकर उसे लालच दी और जबरदस्ती उसे अपने साथ बिठाकर पिकाडिली गार्डन ले आई। कुछ वो उदास थी कि करीब से गुजरते आलियान से उसने हाय कहा तो वो इतनी तेजी से आगे बढ़ गया जैसे वो उससे कोई खैरात मांग रही हो और वो उसे खैरात देते देते थक गया हो, और कुछ वो अपने जहन को कहीं और लगाना चाहती थी ताकि कम से कम सोच सके कि वो मैनचेस्टर को 230 फुट की बुलंदी से देखने के लिए झूले में बैठ गई। लेकिन 230 फुट की बुलंदी से उसे मैनचेस्टर तो कहीं नजर नहीं आ रहा था, वहां तो उसे मौत नजर आ रही थी। वीरा ने उसकी कमर में घोंसा जड़ा, खामोश बैठो अमरहा। लेकिन अमरहा ने बहुत दूर धुंधले होते मैनचेस्टर को जैसे आखिरी बार देखा और सारे मैनचेस्टर को गवाह बनाया कि मैं मरने जा रही हूँ, आओ और मुझे बचा लो, हाय मुझे बचा लो। वो ऐसे चिल्लाई और चिल्लाते ही रही कि बहुत से वक्ती बहरे हो गए होंगे। यूनी के कई स्टूडेंट स्टार फ्लायर में मौजूद थे। गोल गोल घूमते झूले में बैठे उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली। वीरा ने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखा। मरने वालों के साथ कोई ऐसा करता है भला? वो मरने जा रही हो और चिल्लाए भी ना, दादाजी दादी जी। वो तो इसलिए भी स्टार फ्लायर में बैठ गई थी कि दूसरी कमांडो वीरा के आगे उसकी सुबकी ना हो, पर सुबकी बेहतर थी बनिस्बत मौत के। तुम इतना डरती हो? जमीन पर आते ही वीरा ने उसके बाजू में चुटकी भरी। अमरहा सुनसी ना हो चुकी होती तो उस चुटकी पर चिल्ला उठती, मुझे नहीं पता था मैं इतना डरूंगी, वैसे ऐसे डरती नहीं, आज ना जाने क्यों डर सी गई। अमरहा साफ साफ झूठ बोल रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि ये स्टार फ्लायर का आखिरी राइड था, तुम मर जाती, ऊपर ही तो हुकूमत उसे बंद करा देती। शुक्र था वहाँ काल नहीं था। अमरहा आसपास शर्मिंदा सी देख रही थी। जो लोग उनके साथ झूले में बैठे थे वो भी कड़े तेवरों से दोनों को घूर कर गुजर रहे थे, यानी हमारा तो मजा खराब कर दिया। अमरहा रात को सोई तो फिर से 230 फुट की बुलंदी पर थी। आंख खुली तो साधना और एनोन उसकी सराहने खड़ी थी। वीरा ने जरूरत ही महसूस नहीं की थी आने की। कोई बुरा ख्वाब देख लिया है? साधना उससे पानी पिलाने लगी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप दोनों जाएं। एनोन उसकी हथेलियां मसल रही थी। जब तुम ठीक होती हो तो ऐसे चिल्लाती हो, एनोन ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा और कमरे से चली गई। कोई परेशानी है तुम्हें अमरहा? साधना उसके करीब बैठ गई। नहीं, तुम पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसी कैसी? तुम मुरझा सी गई हो, ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कुछ सूखता जा रहा है। थक जाती हूँ मैं। काश ये थकन ही हो और तुम बिल्कुल ठीक हो। साधना उसके बाल छूकर चली गई। काश ये ख्वाब ही हो और खिड़की के नीचे आलियान खड़ा हो। करवट बदलकर उसने सोने की कोशिश की। अगले दिन शुरू के 2 लेक्चर छोड़कर उसे एक पाकिस्तानी घर जाना पड़ा। साधना की कमर में बहुत दर्द था और वो अपनी ड्यूटी देने नहीं जा सकती थी, लेकिन खातून बजिद थी कि उनके घर शाम को पार्टी है, इसलिए साधना हर सूरत अपना काम करके जाए। साधना को कमर पर हाथ रख के कहराते हुए देखा तो अमरहा ने उसकी जगह काम की पेशकश की, जो साधना ने बहुत मुश्किल से मानी। खातून ने उससे सारे घर का इतना काम लिया कि वो वापस यूनिवर्सिटी जाने के काबिल ही नहीं रही। यूनिवर्सिटी, जॉब, पढ़ाई, उसे ये सब मुश्किल लगता था, लेकिन अब वो इसकी आदी हो चुकी थी। जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल थी, बेहतरीन नहीं। हाँ, जो सुकून उसके पास हुआ करता था अब वो कहीं नहीं रहा था। इसी दौरान उसे अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ शेक्सपियर के ड्रामे देखने का इत्तेफाक हुआ। शेक्सपियर के लिखे ड्रामे अच्छे थे, बाकमाल होते थे, लेकिन स्टेज पर आकर तो उन्होंने हद ही कर दी थी। इतने जबरदस्त के आंख झपके बिना देखते जाओ। दूसरे सेमेस्टर में कोर्स की नौयत बदल गई थी और वो मुश्किल लगने लगा था। यूनिवर्सिटी में मशहूर है कि जब तक पहले सेमेस्टर की किताबों के साथ जान पहचान
اور دوستی ہونے لگتی ہے۔ سیمسٹر ختم ہو جاتا ہے اور دوستی جو ہوتے ہوئے رہ چکی ہوتی ہے وہ ایگزامز میں دشمنی نبھا کر جاتی ہے۔ نہیں، اس میں بیچارے اسٹوڈنٹس کا تو قصور نہیں، وہ تو کتابوں کو بھی ایسے سر پر سوار کرتے ہیں جیسے فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کو۔ انہیں پڑھنے کی بھی اتنی ہی بے قراری ہوتی ہے جتنی لاگ ان ہونے کی۔ امرہ کو ٹرافورڈ شاپنگ سینٹر میں بالی ووڈ ڈھابہ میں اچھے معاوضے پر جاب آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہا اپنا اسٹور چھوڑ کر جانے کے لیے۔ وہاں 7 سیلز مین اور 2 مینیجر تھے۔ وہ ان سب کی عادی ہو چکی تھی، بغیر کسی وجہ کے ان سے لگاؤ محسوس کرتی تھی۔ امرہ تبدیلی کو پسند بھی کرتی تھی اور تبدیلی سے خائف بھی رہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک چیز کے لیے پوری شدت سے تبدیلی کی خواہش چاہی تھی، اپنے ماحول کے بدل جانے کی، اور اب یہاں اسے ہر چیز کے ساتھ گہری وابستگی محسوس ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کے ساتھ، اپنی کلاس میں موجود اپنی نشست کے ساتھ، کلاس ڈور تک کے ساتھ، یونی کے ایک درخت، گھاس کے ایک قطعے کے ساتھ، یونی میں جا بجا استعداد خاموش مشہور شخصیات کے مجسموں تک کے ساتھ بھی ہر چیز اسے اپنا آپ محسوس کرواتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ مانچسٹر میں مہمان ہے اور یہی چیز اسے کرب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ آکسفورڈ روڈ پر واقع چرچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ کبھی کبھی دادا سے بات کر لیا کرتی تھی، ورنہ خاموش بیٹھی آتی جاتی ڈبل ڈیک بسوں کو تکا کرتی اور ہنستے مسکراتے باتیں کرتے اسٹوڈنٹس کو کس قدر حسرت سے دیکھا کرتی تھی۔ کبھی وہ بھی ہنسنے والوں میں شامل رہی تھی۔ بے فکری تھی، کوئی اس کے ساتھ تھا۔ چرچ کی سیڑھیوں پر اکیلے بیٹھنے کی نوبت وہ خود پر خود لے آئی تھی، اور اکثر وہ وہاں پائی جاتی اور سوچا کرتی کہ اگر اسے پاکستان جانا ہے تو ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ یہ سب اس کا اپنا نہیں تھا، لیکن اس نے سب اپنا لیا تھا۔ یہ سب اپنا ہے، یہ سب اپنا نہیں رہے گا، یہ یہیں رہ جائے گا۔ اگر یہ سب یہیں رہ جائے گا تو وہ تو خالی ہاتھ رہ جائے گی، تو کیا مانچسٹر اسے سب دے کر سب واپس بھی لے لے گا؟ دوسرے سیمسٹر نے اسے سہما دیا تھا۔ دوسرا سیمسٹر بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، تیسرا اور چوتھا بھی۔ بس پھر سب ختم، چلو گھر واپس، اسی ماحول میں جس میں وہ نہست تھی۔ وہ رات کو مانچسٹر میں سوتی، صبح آنکھ کھلتی تو لاہور ماڈل ٹاؤن اپنے گھر میں ہوتی۔ دادا کے کمرے کی کھڑکیوں سے روشنی لکیر بناتی عین اس کی آنکھوں پر برس رہی ہوتی۔ تل ملا کر وہ آنکھیں کھولتی، سامنے ہی دادا اور اس کی مشترکہ تصویر دیوار پر جگمگا رہی ہوتی۔ وہ چیخ مار کر اٹھ جاتی، میں لاہور کب آئی؟ مانچسٹر کہاں گیا؟ اس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ جاتی۔ شٹل کاک کے نیم اندھیرے کمرے میں وہ گہری گہری سانسیں لے رہی ہوتی، اٹھ کر کھڑکی تک جاتی، باہر مانچسٹر پر نظر دوڑاتی۔ اسے پھر بھی لگتا یہ خواب ہی ہے۔ حقیقت میں تو وہ ماڈل ٹاؤن اپنے گھر کے بیڈ پر سوئی یہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ویرا کو فون کرتی، ویرا صبح یونیورسٹی جانا ہے؟ نہیں، صبح تمہیں الیکٹرک چیئر پر بٹھایا جانا ہے، صبح تمہاری موت کا دن ہے، ویرا چلا کر کہتی۔ وہ کئی بار اس بیچاری کو ایسے تنگ کر چکی تھی۔ تمہیں یہ راتوں کو کیا دورے پڑتے ہیں امرہ؟ ویرا صبح پوچھتی۔ اب وہ اسے اپنے دوروں کی کیفیت کیا سمجھاتی کہ اس کی آنکھ جب لاہور میں کھلتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ سائی کے پاس اگلی صبح آئی۔ سائی، میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ مسکرانے لگا۔ کیا مجھے اب یہ نہیں پوچھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ؟ ہاں پوچھ لو۔ لڑکی کا چہرہ تو نظر نہیں آیا، لیکن اس نے چولی پہن رکھی تھی، ہاتھوں میں گول گول مہندی لگا رکھی تھی۔ بسنت بہاری رنگوں نے سائی کے وجود کا احاطہ کیا۔ سنا ہے خواب الٹے ہوتے ہیں، جیسے وہ نظر آتے ہیں اس سے۔ یہ الٹ نہیں ہوگا۔ میرے دادا کہتے ہیں فجر کے وقت دیکھے کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کیا واقعی؟ بسنت بہاری رنگ پھر سے اس کے وجود کے گرد اڑانے بھرنے لگا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے میرے لیے خواب دیکھا۔ مجھے حیرت نہیں ہے، ہم باقاعدہ دوست نہ سہی، ہم میں ایک تعلق تو ہے۔ تم نے کتنی بار سنا ہے مجھے،
साई की आंखें नम हो गईं। वो से इट ऑल था। पूरी यूनी इसके पास आती थी और वो उसके पास कोई नहीं होगा शायद। मैं जज्बाती हो रहा हूँ। मुझे तुम्हारा ख्वाब अच्छा लगा। क्या तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगे? क्या तुम मेरी शादी में आओगी? हाँ जरूर आना, आलियान के साथ। उसने अपनी जबान पकड़ी। वो वाकई जज्बाती हो रहा था। उसकी जबान फिसल गई। मतलब आलियान भी उसके पास आया था। शायद आधी रात को आया हो, उसे जगाकर बोर्ड को उसके पास टिकाकर, या उसे अपने साथ चहलकदमी पर आमादा करके। तब जब वो साथ थे, या तब जब वो जुदा हुए, वो उसे किन दिनों की बातें सुनाता रहा होगा। तब कि जब साजों ने बजना शुरू किया था, या तब कि जब साज टूटकर गूंगे हो गए थे। बाहर से पहले और बाहर के बाद न जाने वो कितनी बार आ चुका होगा साई के पास। अमरहा से मिलने के बाद और अमरहा को छोड़ देने के बाद, साई के सामने कहकहे लगाते हुए, साई के सामने आंसू छुपाते हुए। एक बार अमरहा ने आलियान से पूछा था, तुम कभी साई के पास गए हो? हाँ। वो शरारत से मुस्कुराने लगा। मिस्ट्री हंसी, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? हंसबे आदत वो शक में मुब्तला हो गई। ऐसे कैसे? मिस्ट्री से? मुझे तो पता भी नहीं कि मैं मिस्ट्री हंस रहा हूँ। एक बार मेरी बहन भी ऐसे ही हंसी थी। मैंने उसके बाल पकड़ लिए थे। दोबारा उसने मुझे नहीं चिढ़ाया था। मैं तुम्हें चिढ़ा तो नहीं रहा। अलबत्ता तुम मेरे बाल पकड़ सकती हो। वैसे बाल पकड़ कर तुम क्या करती हो? मैंने उसका सर दीवार में दे मारा था। गैर इरादी तौर पर आलियान उससे एक कदम दूर हुआ। अपना सर बचाने के लिए अमरहा ने फलक शगाफ कहका लगाया, मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मजाक ही कर रही हो। वो रुककर उसे देखने लगा। मैंने ऐसा किया है। अमरहा को उसकी हैरत अच्छी लगी। तुम बहुत छोटी होगी ना तब। हैरत से उसकी आंखें अमरहा पर ठहर सी गईं। नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में थी तब। और उसका क्या बना? बाएं हाथ की पहली उंगली को उसने बाएं आंख के किनारे रखा। किसका? मेरी बहन का। अमरहा को उसकी हैरत अच्छी लगी। नहीं, उसके बेचारे सर का। ठीक ही रहा, बस अब वो जरा सी तेज आवाज में बात करे तो उसके सर में दर्द से टीस उठती है। अमरहा ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा, ओह, पर मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ टीस ही उठती होगी। क्या अब भी तुम तैयार हो अपने बाल पकड़वाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने सर को उससे दूर और दूर ले गया। फिर बताओ, तुमने साई से क्या कहा? मेरे बारे में ही कुछ कहा होगा। तुम्हें ये यकीन क्यों है कि तुम्हारे बारे में ही कुछ कहा होगा? तुम्हारे हंसने के अंदाज से। क्या तुमने उसे ये बताया है कि मैं भैं भैं करके रोती हूँ और ऐसा करते किस कदर बुरी लगती हूँ? या तुमने उसे ये बताया कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था? आलियान लब दबाए अपनी हंसी दबाने की कोशिश ही करता रहा, और जब मजाकन सिर्फ उसे डराने के लिए अमरहा ने हाथ उसके बालों की तरफ बढ़ाए तो वो कहका लगाता हुआ भाग गया। मैं अब उसे ये बताने जा रहा हूँ कि वो तुम जैसी खूनख्वार जंगली बिल्ली से बच कर रहे। जाते हुए वो कह गया। साई देख रहा था कि अमरहा चुप की चुप ही रह गई है। अमरहा, साई ने उसे मतवज्जा किया। खामोशी से साई को देखकर अमरहा उसके पास से चली आई और बिजनेस डिपार्टमेंट आ गई। काश आज तो उसे आलियान नजर आ जाए और कॉरिडोर में दीवार के साथ सर टिकाए, एक सीधी और एक तेजी टांग खड़ी किए अपने आईफोन के साथ मसरूफ वो उसे नजर आ गया। अमरहा को खुद को देखकर लगता था कि वो इतने बड़े मैनचेस्टर में अकेली रह गई है, जबकि उसे देखकर उसने जाना कि अकेला होना किसे कहते हैं। वो ऐसे खामोश खड़ा था जैसे उसकी ज़बान ने कभी कलाम की जहमत ही नहीं उठाई। ना अब वो ये ख्वाहिश रखती है कोई इतना खामोश हो सकता है कि उस पर यह गुमान गुजरे। आलियान पर यह गुमान पुख्ता हो रहा था। जिन बहारों को साथ लिए वो चला फिरा करता था, उन सब बहारों को खफा किए, उनसे खफा हुए वो बेनूर सा खड़ा था। उसे देखकर मुस्कुराने पर माइल लोग मुस्कुराहट रोक लेने पर मजबूर हो जाते थे। अमरहा को उसकी उस शबिया ने दुखी कर दिया। क्या ये आलियान था? तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो?
वीरा पीछे से आई और उसके हाथ में 2 कॉफी के मग थे। मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। क्या मैं गुम हो चुकी हूँ? कब? वीरा ने अब्रू उचकाई। मुझे तुम्हारा फोन चाहिए था, दादा से बात करनी थी। मेरे फोन में कुछ मसला है। लाओ अपना फोन दिखाओ। वो वीरा थी। वीरा 0070, तुम अपना फोन दे रही हो या नहीं? अमरहा ने बुरा मानने की अदाकारी की। अपना फोन दो, मैं ठीक कर देती हूँ पागल। वो खराब था, मैं घर छोड़ आई हूँ। अमरहा की किस्मत खराब कि उसी वक्त उसके बैग की ऊपरी जेब में रखे फोन पर किसी का मैसेज आया। किसी पागल ने उसे और उस वक्त मैसेज भेजा था। ये कोई वक्त था भला? वीरा ने दाएं आंख की कुमान उचकाई। यानी फोन तो घर है ना अमरहा? ओह ये तो मेरे पास ही है। अमरहा की अदाकारी अरूज पर थी। और भी देख लो क्या क्या तुम्हारे पास ही है जिसे तुम गुमशुदा समझ बैठी हो। ये कॉफी किसके लिए है? मेरे और आलियान के लिए। ना जाने क्यों लेकिन उसे लगा कि गर्म कॉफी वीरा ने उस पर उंडेल दी है। वो है कौन आलियान के लिए कॉफी ले जाने वाली? और आलियान क्यों पिएगा उसकी कॉफी? जी नहीं पीता वो ऐसे वैसों की कॉफी ट्वीट। वो तेजी से जाने लगी और जाते जाते अपने एशियन फ्लैग के नाम से मशहूर हो चुके दुपट्टे को तेजी से संभालने की ऑस्कर अवार्ड अदाकारी करते वीरा की कॉफी गिरा बैठी। ओह सॉरी। वीरा की दाएं आंख की कमान फिर से उचकी। अमरहा। वीरा ने इतना ही कहा था कि अमरहा जल्दी से वापस पलट आई। आलियान उससे नाराज है। ठीक है ऐसा ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ख्यालात का हजूम उसके दिमाग में एक दूसरे से 10 पा होने लगा। वो आलियान को देखने क्यों गई थी? क्यों? ये सवाल उसके अंदर बाज़गश्त बन गया। सब ठीक हो जाएगा या बस सब खत्म हो जाएगा? जिसकी बुनियाद नहीं रखी गई थी वो इमारत अपनी तरफ आने के रास्ते गुम करने लगी। अमरहा बिला वजह यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाने लगी। उसे किसी पल चैन नहीं था। वो पागल बनी बिला वजह यहाँ से वहाँ घूम रही है। सो झूठ सच बोलकर उसने अपने आप को तसल्ली दे ली थी, तो वो तसल्ली कायम क्यों नहीं रह रही थी? ये क्या तुम तितली बनी चकरा रही हो? किसी ने कभी उसके पीछे आकर कहा था मैं यूं ही घूम रही हूँ। मैं तुम्हें रोज ही यूं ही घूमते देखता हूँ। कितना घूमना है तुमने? मुझे ऐसा करना पसंद है, लेकिन ठहरो, तुम रोज मेरा पीछा करते हो। एकदम उसके चेहरे के रंग बदले जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। ऐसी बातें मालूम हो ही जाती हैं। तुम मेरी जासूसी करते हो ना? उसे जासूसी का नाम नहीं दिया जा सकता। बैग में से उसने 2 लॉलीपॉप निकाले। एक खुद खाने लगा, एक उसके आगे किया। क्या तुम दाइम के लिए काम कर रहे हो? उसे ये खौफ रहता है कि यूनिवर्सिटी में मैं जरूर कुछ उल्टा सीधा करके पाकिस्तान का नाम ले डूबूंगी। उसे मेरी समझदारी पर शक क्यों है आखिर? लॉलीपॉप मुंह में दबाई वो जी जान लगा कर हंसा। तुम बातों को कितने रुख दे डालती हो अमरहा। तुम ऐसी बातें करना कहाँ से सीखती हो? ना मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ, ना ही दाइम ने मुझे तुम्हारे पीछे लगाया है। वैसे पाकिस्तान में तुम काफी मकबूल रही होगी। अमरहा सन्नाटे में आ गई। उसे कैसे मालूम हुआ ये? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है आखिर? उसका रंग फक हो गया। लॉलीपॉप मुंह से निकालकर वो बुलंद बांग कहके लगाने लगा। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि मेरी बात को फिर से तुमने अपनी मर्जी का रंग दे डाला है। तुम बातों को अपनी मर्जी के रंग देती हो और ऐसे गुस्सा करती हो, भड़कती हो और चिढ़ जाती हो। कितना जरखेज दिमाग है तुम्हारा अमरहा। मैंने आज तक इतना जरखेज दिमाग किसी का नहीं देखा। अमरहा नित नई सोचों की अजीम काश्तकार। ये पकड़ो अपना लॉलीपॉप, मैं नहीं खाती है, बची नहीं हूँ मैं। वो बुरा मान गई और आगे बढ़ गई और वो लॉलीपॉप हाथ में पकड़े उसके पीछे लपका और तब तक उसके पीछे ही रहा जब तक उसने वो लॉलीपॉप खा नहीं लिया। खुद से और सोचों से थक कर अमरहा ने खुद को थका डाला। ऐसी थकन जो किसी आराम और दवा से जाने वाली ना थी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।